नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज हम लोग क्लास 9th के फिजिक्स के दूसरे अध्याय बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को पढ़ रहे हैं। और आज के क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछला 2 क्लास हम लोग न्यूमेरिकल्स पर लगा दिए थे और वहाँ बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को बनाया भी गया था, और उम्मीद है कि आप लोग भी अपने से घर में कुछ प्रैक्टिस किए होंगे। आज जो गति का तीसरा नियम हमारा बच गया था उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा एक बार रिवीजन करते हैं गति के शेष 2 नियमों को, जिसके बारे में आपने पिछले क्लास में पढ़ा था। जो गति का प्रथम नियम था, या न्यूटन के गति का प्रथम नियम था, उसमें आपने पढ़ा था कि कोई वस्तु अपने वर्तमान अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक उस वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, कोई वस्तु गति में है तो वह गति में ही रहेगी, तब तक जब तक कि उस पर बाहर से अलग से कोई असंतुलित बल, कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाएंगे। और दूसरी बात थी कि जो दूसरा नियम था उसमें आपने पढ़ा था संवेग के बारे में, मोमेंटम के बारे में। और संवेग दरअसल क्या होता है, किसी वस्तु के वेग और द्रव्यमान P इक्वल टू एम भी, जो आपने पढ़ा था, एम मास था, द्रव्यमान था, भी उस वस्तु का वेग था, वेलोसिटी था। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है उसी को संवेग कहते हैं। तो वहां हम लोग पढ़े थे कि संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है वह वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल या असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। ये गति का द्वितीय नियम था। तो आप इन दोनों नियमों को ठीक से याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि ये तीसरा नियम भी आपको समझने में काफी हेल्प होगा। तो आइए आज हम लोग बिना विलंब किए हुए अपने टॉपिक पर आते हैं, तीसरे नियम पर आते हैं। जो तीसरा नियम है वो आप देख पा रहे हैं, सामने लिखा गया है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन, दोनों अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती है। इसे ही गति का तीसरा नियम या न्यूटन के गति का तृतीय नियम कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, जो 2 नियम हम लोग पहले पढ़े हैं उन नियमों के तुलना में यह नियम बहुत ही आसान है, इसको आप काफी आसानी से समझ सकते हैं। गेंद तो बहुत लोग खेलते होंगे, बहुत लोग शौकीन है, खेलना भी चाहिए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ खेलना है। केवल ऐसा नहीं कि खेलने पर ही अपनी ऊर्जा बर्बाद करें और पढ़ाई नहीं करें। तो गेंद खेलते होंगे, आपने ध्यान दिया होगा, कई बार हम लोग क्या होता है, मैदान में जोर से, फील्ड में जोर से गेंद को टप्पा मारते हैं। जब गेंद को जोर से किसी दीवार पर या किसी सतह पर फेंकते हैं तो आप देखे होंगे वह गेंद वापस जिधर से फेंकी जाती है उसी दिशा में वापस लौट जाती है। आखिर इस गेंद के लौटने का क्या कारण है? इधर से तो गेंद फेंका गया, कोई खिलाड़ी या कोई व्यक्ति फेंका तो वह अपने शरीर से बल लगाया तो वह गेंद उस सतह पर जाके टकरा गई, लेकिन आखिर वो सतह पर से फिर गेंद टकराने के बाद वापस कैसे आ जाती है? आपने देखा होगा, अगर खूब ज्यादा बल लगा करके आप गेंद को फेंकते हैं तो गेंद भी वापस लौटते समय बहुत अधिक तेज गति से वापस आती है आपके पास। इसका मतलब है कि जो बल हम लगाते हैं गेंद पर, तो कहीं ना कहीं जिस सतह से गेंद टकराती है वह सतह भी कुछ न कुछ बल लगाती है। और बस इसी उदाहरण से आप आसानी से गति के तीसरे नियम को या न्यूटन के गति के तृतीय नियम को आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ हमने लिखा है नीचे, उदाहरण के तौर पर जब एक गेंद को किसी सतह पर फेंकी जाती है तो गेंद उस सतह से टक्कर के बाद फेंकने वाले की दिशा में वापस लौट जाती है। अगर हम नीचे की तरफ फेंकते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ गेंद को फेंकते हैं, तो गेंद उस सतह, नीचे कोई फर्श होगा, कोई सतह होगा, रोड होगा, फील्ड होगा, कोई न कोई तो सतह होगी, उस सतह से गेंद टकराती है और टक्कर के बाद पुनः वापस मेरे तरफ ही वापस ऊपर की तरफ आ जाती है। यही देखिए, वही चीज लिखा गया है। उदाहरण के तौर पर जब एक गेंद को किसी सतह पर फेंकी जाती है तो गेंद उस सतह से टक्कर के बाद फेंकने वाले की दिशा में वापस लौट जाती है। यहाँ गेंद द्वारा सतह पर लगाया गया बल। अब देखिए, गेंद को जब सतह पर फेंके थे तो गेंद कहीं ना कहीं तो बल लगाया होगा। आप गौर कीजिए, बालू वाले सतह पर, बलवाही सतह पर गेंद फेंकते होंगे तो बालू में धंस जाती है गेंद, वहां अपना निशान बना लेता है। तो इसका मतलब बल लगाया तब तो निशान बना। तो गेंद को जब हम लोग फेंकते हैं या जोर से मारते हैं किसी सतह की तरफ, तो वह गेंद क्या करता है, उस सतह पर बल लगाता है, और गेंद जो सतह पर बल लगाया उसी को क्रिया कहते हैं, एक्शन कहते हैं। वही चीज लिखा गया यहाँ, गेंद द्वारा सतह पर लगाया गया बल क्रिया, एक्शन है, जबकि सतह भी गेंद पर परिमाण में समान
लेकिन विपरीत दिशा में बल आरोपित करती है, यह बल प्रतिक्रिया रिएक्शन है। अब इसको ध्यान से सुनिए, गेंद कैसे लौट गई सतह से टकराने के बाद। इसका कारण यह है कि गेंद जितना बल लगाती है सतह पर, तो वह सतह भी उस गेंद पर उतना ही बल लगाता है, लेकिन दिशा विपरीत होती है। अगर गेंद ऊपर से नीचे की तरफ बल लगाया है, तो सतह जो है वह नीचे से ऊपर की तरफ बल लगाएगा, जिसके कारण गेंद वापस ऊपर की दिशा में आ जाती है। तो गेंद जो बल लगाया सतह पर, मतलब पहली वस्तु जो बल लगाया वह क्रिया हो गया, और दूसरी वस्तु जो बल लगाया है वह प्रतिक्रिया हो गया। तो ये क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। इसको आप और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके शरीर पर एक मच्छर बैठ गया। मच्छर बैठ गया तो मच्छर बैठती है तो उसके बाद खून चूसना शुरू करती है, रक्त चूसना शुरू करती है। हम लोगों को दर्द का अनुभव होता है, पता चल जाता है। हम लोग क्या करते हैं, झट से उस मच्छर को देखते हैं किधर है, और उसको फिर मारने का भी प्रयास करते हैं। तो अब सोचिए, अगर मच्छर आपके शरीर पर बैठ गई और मच्छर काटना शुरू करती है, तो मच्छर अपना काम कर रही, क्रिया कर रही है, लेकिन हम लोगों को जैसे इसकी जानकारी मिलती है, बस सटाक से मच्छर पर जोर से अटैक कर देते हैं, तो मच्छर वहीं समाप्त हो जाता है। यह प्रतिक्रिया हो गया। तो क्रिया और प्रतिक्रिया जीवन में हमेशा चलते रहता है। एक्शन एंड रिएक्शन, ये दोनों साथ साथ चलती है। वही चीज यहाँ लिखा गया है। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों साथ साथ होती है। तो गति के प्रथम नियम, द्वितीय नियम के बाद यह जो तृतीय नियम था, जो काफी सरल है, इसको आप अच्छे ढंग से समझ सकते हैं कि जब भी कहीं पर कोई क्रिया होगी, कोई काम होगा, तो उसके बराबर मात्रा में, बराबर परिमाण में, लेकिन विपरीत दिशा में भी क्रिया होती है, जिसको हम लोग प्रतिक्रिया कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया जब भी होगी, दोनों अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करेगा। अभी हम लोग गति के तीसरे नियम के कई उदाहरणों को यहाँ देखेंगे, जिससे यह क्लियर हो जाएगा आपको कि गति का तृतीय नियम आखिर किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है। तो ध्यान रखना है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती है। इसे ही गति का तीसरा नियम या न्यूटन के गति का तृतीय नियम कहते हैं। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा है गति के तृतीय नियम के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। अब देखिए, इस गति का तृतीय नियम हमारे जीवन में क्या हेल्प करता है, क्या मदद करता है, या किन किन जगहों पर यह तृतीय नियम लागू होता है, इस पर चर्चा करें। आप पहला उदाहरण देख पा रहे हैं, आदमी का जमीन पर टहलना या दौड़ना। सोचिए, कभी कभी क्या होता है कि कोई सतह बहुत चिकनी रहती है, एकदम स्मूथ, या कभी कभी आंगन में दरवाजे पर कजली लग जाता होगा, उस सतह पर आप नहीं चल पाते हैं, बार बार गिर जाते हैं। उसका कारण क्या है? चलने का जो कारण है, जब हम लोग किसी सतह पर चलते हैं तो जो हमारा पांव है, उसका जो अगला भाग है, ये पंजा, इस पंजा से क्या करते हैं, जमीन में हम लोग धक्का देते हैं। आप ध्यान दिए होंगे, इस तरह से धकेलते हैं जमीन को, पृथ्वी को, सतह को धकेलते हैं पीछे की तरफ। जैसे पीछे की तरफ जमीन को धकेलते हैं, तो गति का तृतीय नियम कहता है, यदि एक वस्तु किसी सतह पर या किसी वस्तु पर बल लगाएगी, तो वो दूसरी वस्तु भी उस वस्तु पर बल लगाती है विपरीत दिशा में। तो हम लोग जैसे जमीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं, तो जमीन हमें क्या करता है, आगे की तरफ धकेलता है, जिसके कारण हमारे शरीर में गति हो जाती है। अब और चीज, आपने दौड़ते समय देखा होगा, धावक को खास करके, वह झुक जाता है और झुक करके बहुत तेजी से बल लगाता है पृथ्वी पर। तो जितना तेजी से पृथ्वी पर बल लगाता है, तो वह पृथ्वी का जो सतह है, वह भी उस धावक पर, उस दौड़ने वाले पर उतना ही अधिक परिमाण में बल लगाता है, जिसके कारण धावक की गति बहुत तेज हो जाती है। आपने घोड़ा गाड़ी को, वो टमटम में, तांगा में जो घोड़ा रहता है, उसको देखा होगा खींचते हुए, वो भी पैर से जमीन को पीछे की तरफ धक्का मारता है। गौर से देखिएगा उसको चलते समय, जैसे वो घोड़ा जमीन पर पीछे की तरफ धक्का मारता है, तो वह जमीन या सड़क या रोड भी उस घोड़े पर विपरीत दिशा में और बराबर परिमाण में धक्का देता है। लेकिन यहाँ आपके मन में एक बात आती होगी कि जमीन तो सर नहीं भागता है, फिर घोड़ा क्यों भाग जाता है? इसके पीछे कारण है कि जो घोड़ा का द्रव्यमान है, मास है, वो जमीन या पृथ्वी के तुलना में बहुत कम है। इसलिए जितना बल, जैसे आप कह सकते हैं कि आप 1 न्यूटन का बल लगाते हैं, 1 न्यूटन का बल हो सकता है आपके पास जो विज्ञान की किताब है, उस विज्ञान की किताब के दिशा को बदल सकता है 1 न्यूटन का बल, विज्ञान की किताब के गति को बदल सकता है। लेकिन क्या 1 न्यूटन का बल रेलगाड़ी के गति को बदल सकता है, रेलगाड़ी के दिशा को बदल सकता है? नहीं बदलेगा। तो हम जो बल लगाते हैं, यह किसी वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न करेगा, यह कहीं ना कहीं उसके द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है कि द्रव्यमान अगर बहुत ज्यादा है वस्तु का,
तो उस वस्तु पर हमारे द्वारा लगाए गए बल का कोई प्रभाव नहीं भी पड़ सकता है, लेकिन द्रव्यमान कम होगा तो वस्तु पर प्रभाव पड़ सकता है। वही कारण है कि घोड़ा गाड़ी में क्या होता है, घोड़ा जितना बल पृथ्वी पर लगाती है या रोड पर लगाता है, तो वह पृथ्वी या रोड भी घोड़ा पर उतना ही बल लगा रहा है। लेकिन घोड़ा गति में आ जाता है या हम लोग गति में आ जाते हैं, लेकिन पृथ्वी गति में नहीं आती है, क्योंकि हमारे शरीर की तुलना में उस पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वह बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा द्रव्यमान पर चूंकि बल तो उतना ही लगाते हैं। अगर हमारा पैर धरती को 5 न्यूटन के बल से धक्का मारता है तो धरती भी हमारे शरीर को 5 न्यूटन बल ही लगाएगा। 5 न्यूटन बल हमारे शरीर में तो गति उत्पन्न कर देता है, लेकिन पृथ्वी का द्रव्यमान वजन इतना अधिक है कि 5 न्यूटन बल से उसको कुछ नहीं होता है, इसलिए पृथ्वी में कोई गति नहीं होती है। यही रीजन है, यही तर्क है इसमें। तो आदमी जो जमीन पर टहलता है या दौड़ता है, यह भी गति के तीसरे नियम पर आधारित उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखिए, तैरना या नाव खेना। आप में से बहुत लोग तैरते होंगे, तो आप देखे होंगे पानी में जब आप छलांग लगाते हैं, इस तरह से पानी को पीछे फेंकते हैं जोर जोर से। जितना तेजी से पानी को पीछे फेंकते हैं, आप उतना ही तेजी से आगे की तरफ गति करते हैं। वहां भी गति का तृतीय नियम है। जैसे आप पानी को पीछे की तरफ धक्का देते हैं, तो वह पानी आपके शरीर को आगे की तरफ धक्का देता है, और जब हम लोग पानी के सतह पर आगे बढ़ने लगते हैं, इसी को तो तैरना कहा जाता है, स्विमिंग कहते हैं। तो पानी में जो हम लोग तैरते हैं, या नाव जो खेया जाता है, नाव खेने वाले जो नाविक होते हैं उसको आप देखे होंगे, उसके पास एक बड़ा बड़ा बांस रहता है। उस बांस की सहायता से क्या करता है, पीछे की तरफ धक्का मारता है। जब उस पीछे की तरफ धक्का मारता है, तो जितना बल उस पानी में या उस सतह पर लगाया, उतना ही बल वह सतह उस नाविक पर या नाव पर लगाता है, जिसके कारण नाव आगे की तरफ चल देता है। तो ये नाव का खेना या आदमी का दौड़ना या चलना, ये सभी तैरना गति के तीसरे नियम पर आधारित है। तीसरा उदाहरण यहाँ है पक्षियों का उड़ना। पक्षियों को आपने उड़ते समय देखा होगा, वो अपने पंख से हवा को पीछे की तरफ काटती है, और जितना तेजी से हवा को काटती है, उतना ही तेजी से पक्षी आगे की तरफ बढ़ती है। वह भी गति के तीसरे नियम पर आधारित है कि पक्षी अपने पंख से हवा पर जितना दबाव लगाती है, हवा पर जितना बल लगाती है, हवा भी उसके पंख पर उतना ही बल लगाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पक्षी आगे की तरफ उड़ सकती है, गति कर सकती है। चौथा उदाहरण, जिसको आपने खूब अच्छे तरीके से अवलोकन किया होगा, आप दीपावली में जब आतिशबाजी करते हैं, वैसे नहीं करना चाहिए, पर्यावरण प्रदूषित होता है हमारा, काफी खतरनाक है। फिर भी अगर कभी आपने किया होगा, वो रॉकेट जो छोटा सा उड़ाते हैं, वैसे यहाँ जो रॉकेट है ये तो वैज्ञानिकों का रॉकेट है, लेकिन हमारे घर में जो रॉकेट आता होगा वो आतिशबाजी के लिए, वह रॉकेट भी लगभग उसी के डिजाइन पर तैयार किया गया है। आप देखे होंगे रॉकेट में क्या होता है, इस तरह से नीचे जहां उसका बत्ती निकला रहता है, उस बत्ती में हम लोग आग लगाते हैं, तो आग लगने के बाद धुआं नीचे की तरफ बहुत जोर से निकलता है। आप गौर किए होंगे, धुआं नीचे की तरफ निकलता है, जो धुआं का डायरेक्शन होता है वो नीचे की तरफ होता है। अब जितना बल धुआं पर लगाता है रॉकेट, तो वह धुआं भी रॉकेट पर उतना ही बल ऊपर की तरफ लगाता है। तो जब बल लगता है तो उसके कारण रॉकेट का ऊपर का भाग जो नुकीला होता है, वह उसको उड़ने में हेल्प करता है। और चूंकि धुआं पर जितना बल लगा रॉकेट के द्वारा, तो धुआं भी रॉकेट पर गति के तीसरे नियम के अनुसार उतना ही बल लगाया, लेकिन दिशा विपरीत होगी। अगर रॉकेट लगा रहा है नीचे की तरफ बल, तो धुआं लगाएगा ऊपर की तरफ बल, जिसके परिणाम स्वरूप आपने देखा होगा रॉकेट काफी ऊंचाई तक जाता है, और वह उतनी ही ऊंचाई तक जाता है जब तक धुआं छूटता है। जैसे उसका सारा मसाला खत्म हो गया, बारूद खत्म हो गई, धुआं निकलना बंद हो गया, रॉकेट वहीं जल के खत्म हो जाता है आवाज के साथ। ऊपर में एक छोटा सा बम लगा दिया तो उसमें सेट रहता है, जोर से आवाज करता है और रॉकेट वहीं समाप्त हो जाती है। ये रॉकेट का जो उड़ना है, यह भी गति के तीसरे नियम पर ही आधारित है, वह भी गति के तीसरे नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। और हमने एक पांचवा उदाहरण भी लिया है। इस तरह से कई उदाहरण हमारे पर्यावरण में, हमारे अड़ोस पड़ोस में है, जो गति के तृतीय नियम पर आधारित है। तो ये गति का तृतीय नियम पर आधारित जो अंतिम उदाहरण है, बंदूक से गोली छूटने पर पीछे की ओर झटका देना। आपने कई बार वो मेला में जो शूटिंग करने वाला बंदूक होता है, कुछ लोग हो सकता है उसको चलाए होंगे, तो आपने देखा होगा जैसे उससे गोली छूटती है तो थोड़ा सा झटका पीछे की तरफ लगता है। उसका कारण क्या होता है कि बंदूक से जो गोली निकलती है वो काफी अधिक वेग से निकलती है, तो गोली क्या करता है, उस बंदूक पर धक्का देता है, तब तो वो गोली बाहर भागती है। गोली पर बंदूक झटका देता है, तो जितना वेग उस गोली पर बंदूक लगाती है, तब उस वेग के कारण, उस बल के कारण गोली बाहर निकलती है। तो जब गोली बाहर निकलती है तो उस समय गोली भी बंदूक पर उतना ही बल लगाता है, लेकिन दिशा विपरीत होती है, इसलिए गोली से जब
बंदूक से जब गोली छोड़ते हैं उसमें बहुत मजबूती के साथ बंदूक को पकड़ना पड़ता है, क्योंकि जितना धक्का गोली पर लगाएगा बंदूक तो वह गोली भी उस बंदूक पर उतना ही बल लगाता है, लेकिन दिशा विपरीत होती है जिधर से लोग उसको पकड़े रहते हैं। इसलिए पकड़ने वाले को काफी सावधानी से उस बंदूक को कंट्रोल करके रखना पड़ता है, क्योंकि पीछे की तरफ झटका लगता है। ये सभी कुछ उदाहरण हैं जो गति के तृतीय नियम पर आधारित है। आप कभी खेतों की सिंचाई करते होंगे, याद कीजिए, एक अच्छा उदाहरण मेरे मन में आ गया, वह भी मैं आपको बता देता हूँ। खेत की सिंचाई करते हैं वो डिलीवरी पाइप से, और हम लोग बचपन में जब सिंचाई करते थे तो कभी कभी क्या होता था, एक खेत से या एक क्यारी से दूसरी क्यारी में उस पानी निकलते हुए पाइप को देना पड़ता था। याद कीजिए, उस पाइप का मुंह पकड़ कर जब उठा के देते थे दूसरे जगह तो बहुत जोर से वो झटका मारता था, भागता है। सिंपल वे में एक आदमी अगर बच्चा कोई है कमजोर आदमी, उससे नहीं उठता है वो। या कभी आपने आग बुझाने वाले वो दमकल कर्मी को देखे होंगे, तो पानी का पाइप जो बहुत स्पीड में पानी निकलता है उसके पाइप से, उसको खूब मजबूती से पकड़ना पड़ता है। उसका कारण क्या होता है कि दमकल वाले जो आग बुझाने आते हैं हम लोगों के यहाँ, तो उससे जो पानी निकलता है उस पानी में वेग बहुत ज्यादा रहता है। मतलब जो पाइप से निकलने वाला पानी है उस पर बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा, बल लग रहा है, तब वह पानी बहुत दूर दूर तक 3-3 मंजिल के मकान तक पहुंच रहा है। तो जितना बल पानी पर लग रहा है उस पाइप के द्वारा या मशीन के द्वारा, तो वह पाइप भी उस पाइप पर भी पानी विपरीत दिशा में बल लगाता है, जिसके कारण पाइप पीछे की तरफ भागना चाहता है। तो उसको संतुलित करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए जो दमकल कर्मचारी होते हैं, दमकल के स्टाफ होते हैं, वो बहुत मजबूती से, बहुत जोर से उस पाइप को पकड़ते हैं, तब जाकर के वह पाइप बैलेंस रह पाता है। इस तरह से कई उदाहरण है जो हम लोगों के दैनिक जीवन में गति के तृतीय नियम पर आधारित रहते हैं। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन उदाहरणों को समझते हैं तो गति का तृतीय नियम आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आज का क्लास हम लोग अब यहीं समाप्त करते हैं। आप गति के तीनों नियमों को विस्तार से पढ़ेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, और इस पर आधारित जो सूत्र था, जो फार्मूला था, उसको प्राप्त करने का भी प्रयास करेंगे, अपने से न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे अधिक से अधिक। तो मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। बस इसी के साथ आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले क्लास में इसी तरह का कोई और मजेदार टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए आपसे विदा विदा होते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट कि जो लोग लेट से चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो आपको पसंद आती हो, क्लास में जो बात बताई जा रही है उसको आप थोड़ा थोड़ा भी समझना शुरू कर दिए हैं, तो काइंडली इस वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। बस इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।